हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस वीडियो की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि रोड पर एक छोटी बच्ची मौजूद थी जो कि यहाँ पर खड़ी हुई थी और वायलिन को प्ले कर रही होती है। तभी हमें दिखाई जाती है उस बच्ची की मदर जो कि असल में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग वहाँ पर आने के बाद उस बच्ची की तरफ देखने लग जाते हैं। वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और कहने लग जाते हैं कि ये बच्ची खेलने कूदने की उम्र में आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। लगता है कि इसकी मदर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि लेकिन फिर भी ये वायलिन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्ले कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर ये सारे ही लोग एक बोर्ड को उठाकर देखने लग जाते हैं जिसमें लिखा था कि प्लीज़ आप सारे ही कुछ पैसे डोनेट करें ताकि मैं अपनी मदर का इलाज करवा सकूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बच्ची कहने लग जाती है कि प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी मदर का इलाज करवा सकूंगी। तभी एक ओल्ड लेडी पूछती है कि आखिर तुम्हारी मदर को क्या हुआ है। जिसके बाद वो बताती है कि असल में उसकी मदर को काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से कुछ ब्रेन की बीमारी हो चुकी है जिसके चलते उसको पैसों की ज़रूरत रहेगी। जिसके साथ ही यहाँ पर ये सारे ही लोग इस बच्ची की हालत को देखते हुए इसको कुछ पैसे भी डोनेट कर देते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक सुपर कार काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आती है और वो उस छोटी बच्ची को हिट ही करने वाली थी। तभी उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकल के आती है और उसके बाद वो यहाँ पर आकर उसको कहती है कि लिटिल बेगर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे रास्ते में आने की। तुमने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि ये छोटी बच्ची जिसका नाम नियान नियान था वो कहती है कि आंट, मैं तो आपके रास्ते में आई भी नहीं हूँ बल्कि आप ही यहाँ पर मुझे हिट करने वाली थी और साथ ही मेरी मदर को भी। लेकिन यहाँ पर ये जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होती है। वो यहाँ पर इस छोटी बेगर को काफ़ी बुरे तरीके से धक्का दे देती है जिसके साथ ही उसका वॉलन भी टूट गया था। अब इस बात से इस बच्ची को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहने लगी थी कि आपने इस वॉलन को तोड़ दिया जो कि मेरी मदर ने मुझे दिया था। और बाकी सारे लोग भी यहाँ पर उस लड़की के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम एक छोटी बच्ची को कितने ज़्यादा बुरे तरीके से बुली कर रही हो। जबकि यहाँ पर वो लेडी जिसका नाम सॉन्ग होता है उसको इन सभी लोगों की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और उसके बाद हमें मिस्टर हुओ दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच बिलियनर बंदा है। असल में यहाँ पर जैसे ये एंटर करता है तो काफ़ी सारे रिपोर्टर्स इससे सवाल पूछने लग जाते हैं इसकी लव लाइफ के बारे में। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा जहाँ पर वो एक लड़की जिसका नाम फैंग होता है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। पास्ट का सीन हमें दिखाया जाता है। फैंग असल में एक वॉयलिन आर्टिस्ट होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वॉयलिन को प्ले कर रही थी। तभी एक लड़के की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, साथ ही वो लड़का उसे काफ़ी बुरी नज़रों से भी देख रहा था। जिसके बाद यहाँ पर उसका कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाता है। वो अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है जिसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि आज का कॉन्सर्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। साथ ही वो उसको पैसे देने लगी थी लेकिन असल में फैंग को चक्कर आने लग जाते हैं। जिसके बाद उसकी फ्रेंड पूछने लगी होती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं। तभी यहाँ पर फैंग बताती है कि असल में मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड को भी सदमा सा ही लग जाता है क्योंकि असल में अभी तक फैंग का जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सीहान है उसकी भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इसी वजह से यहाँ पर फैंग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वॉयलिन को प्ले करती है जिससे कि वो कुछ पैसे कमा सके और उन्हीं पैसों से वो अपने बॉयफ्रेंड का भी इलाज करवा रही थी। लेकिन अब वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है जिसके चलते उसकी फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा फिक्र उसकी हो रही थी कि उसके बाद वहाँ से फैंग निकल जाती है। लेकिन तभी उस लड़के को देखते हैं जो कि आ गया था फैंग के पास में। वो उसको कहता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। हालांकि फैंग उसको साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन ये सारी बातें उसके समझ में नहीं आती हैं। जिसके बाद तो वो यहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा था। लेकिन फैंग ये चीज़ अपने साथ होने देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहीं पास में रखी हुई एक बोतल आकर उसके सर में मारती। लेकिन असल में उस बोतल की वजह से इस बंदे की एक आँख ही ख़राब हो चुकी थी जिसके चलते वो गुस्सा करता है और अपने सारे लोगों को कहता है कि जाओ जाकर उसे ढूंढो और उसके बाद उसको मार देना। हालांकि फैंग तो भागी भागी हॉस्पिटल आ रही थी लेकिन फिर वो वहाँ पर डिस्कवर करती है कि सीहान के ग्रैंडफादर उस जगह पर मौजूद थे जो कि उसको कह रहे होते हैं कि तुम्हें मेरे साथ अब्रॉड चलना होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर चल के अपनी ब्रेन सर्जरी करवा लो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर हो सकता है कि तुम्हारे ब्रेन कैंसर की वजह से तुम्हारी जान ही चली जाए। लेकिन यहाँ पर
वो उनकी बात नहीं मानता है और कहने लगा होता है कि नहीं, फैंग असल में मेरे लिए काफ़ी कुछ कर रही है और मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। साथ ही फैंग को मेरी इस रिच आइडेंटिटी के बारे में भी नहीं पता है। अब ये सारी की सारी बातें फैंग ने पहले ही सुन ली थी, जिसके चलते वो समझ जाती है कि अगर सीहान को ज़िंदा रहना है तो फिर इसके लिए फैंग को उससे दूर जाना ही होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे ही ग्रैंडफादर वहाँ से चले गए थे, तो अब यहाँ पर वो रूम में जाती है। सीहान उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और कहने लगा होता है कि अरे तुम वापस आ गई हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मूड ख़राब है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इस बार वो कहती है कि सीहान, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ये सुनने के बाद तो सीहान एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था और वो उससे रीज़न पूछने लगा होता है। तभी वो उसको कहने लग जाती है कि असल में बात यह है कि तुम्हें ब्रेन कैंसर है और आखिर मैं कब तक ही इतने एफर्ट्स तुम्हारे लिए डालूंगी। साथ ही मैंने सोचा था कि मुझे अपना कैरियर बनाना है, लेकिन मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ उलझ कर ही रह गई हूँ। मेरा कैरियर भी तुम्हारी वजह से नहीं बन पा रहा है, तो अच्छा यही होगा कि मैं एक रिच आदमी को ढूंढ कर उसके साथ शादी कर लूँ। जिसके बाद तो वो यहाँ पर अपने हेयर में से एक हेयर पिन निकाल कर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से सीहान को स्टैप करती है और उसके बाद वहाँ से चली गई थी। अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि सीहान का भाई उसको कह रहा होता है कि ब्रदर अभी आप उसको भूल भी जाइए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। लेकिन तभी सीहान कहता है कि मैं उसको नहीं भूलने वाला हूँ। हालांकि जितने भी रिपोर्टर्स थे वो सारे के सारे अभी भी उससे उसकी लव लाइफ के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में एक बंदा वहाँ पर आता है और कहने लगा होता है कि सर उस वॉयलन के बारे में पता चल गया है। तो फिर सीहान तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट नियान की कर रही थी। तो बाकी सारे लोग उसको कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद क्यों नहीं करती हो, तुमने काफ़ी ज़्यादा ड्रामा यहाँ पर कर दिया है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी तो अब नियान को अब्यूज़ भी करने लगी थी और ये सब कुछ देखने के बाद फैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उसी मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि सीहान की एंट्री उस जगह पर हो जाती है और वहाँ पर जैसे ही वो एंट्री मारता है तो नियान तो उसे देखकर रोने ही लगी थी। लेकिन तभी वो सारे लोग उसे और उसकी मदर को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जिसके साथ ही दिखाया जाता है सीहान जो कि कहने लगा होता है कि कहाँ गया वो वॉयलन, अभी तो मुझे न्यूज़ मिली थी कि वो यहीं पर ही है। जबकि यहाँ पर उसके सारे आदमी कहते हैं कि सर अभी तक तो हमने वो वॉयलन यहीं पर ही देखा था। तभी वो कहता है कि जाओ जल्दी से उसके बारे में पता करो। हालांकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सारे ही लोग अभी फैंग की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और साथ ही यहाँ पर नियान की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो सारे के सारे उसको हॉस्पिटल में लेकर आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अभी नियान पूछने लगी होती है डॉक्टर से कि आखिर उसकी मदर कब ठीक होगी। तभी यहाँ पर अब डॉक्टर उसको बताने लगी थी कि नियान 5 साल पहले ही तुम्हारी मदर ने जब तुमको बर्थ दिया था तभी उनको एक काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसके चलते ही वो सीरियसली इल रही और इसी की वजह से आज इनकी ये हालत हो चुकी है। वो साथ ही ये भी बताती है कि बेटा अगर तुम इसको चाहती हो कि ये ठीक हो जाए तो फिर तुम्हें इसकी सर्जरी करवानी होगी और इसके लिए तुम्हें 1 मिलियन युआन लेकर आने होंगे। ये सुनने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप मेरी मदर का इलाज कर दीजिए और मैं धीरे धीरे करके सारे ही पैसे रिटर्न कर दूंगी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट था और बाकी सारे लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर नियान इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट लेकर कहाँ से आएगी। खैर इसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि नियान डस्टबिन के अंदर से खाना निकाल कर खा रही होती। हालांकि तभी वो देखने लगी थी कि यहाँ पर एक फादर अपनी डॉटर के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, जिससे कि उसे काफ़ी बुरा लगता और वो भी अपनी मदर को याद करने लगी थी। हालांकि इसके बाद वो वापस आ जाती है और वो उन पैसों को काउंट कर रही थी जो कि उसने खुद से जमा किए थे, लेकिन वो तो मुश्किल से सिर्फ 10 युआन ही जमा कर पाती है। तभी वो सारे ही लोग एक बार फिर से वापस आ गए थे। वो लेडी कहती है कि नियान मैं तुम्हारे लिए 10,000 युआन लेकर आई हूँ, तुम इसे अपने पास में रखो। जिसके बाद यहाँ पर एक और आदमी उसको बोलता है कि ये लो, ये 30,000 युआन है मेरे कार्ड के अंदर। फिर ऐसे ही करते सारे लोग उसको जो भी कर सकते थे उसके लिए उतना अमाउंट दे देते हैं। साथ ही एक बूढ़े अंकल ने उसका वॉलेट भी फिक्स कर दिया था, जिसके साथ ही अभी यहाँ पर ये सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि 1 बिलियन तो अभी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। लेकिन उसी टाइम टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि मिस्टर हुओ जो कि सिटी का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है, उसने काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और साथ ही इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसको वॉयलिन बजाना आना चाहिए। अब ये सुनने के बाद तो ये सारे ही लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो गॉड की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है, अगर नियान इसको जीत जाती है तो फिर उसको
100 मिलियन युआन मिल जाएंगे। जिसके बाद ये सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा स्वैग में उस जगह पर एंट्री करते हैं। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि उस बड़े इवेंट के अंदर नियान नियान भी पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसा कि उसकी अपीरेंस काफ़ी ज़्यादा गरीबों वाली है, तो वो जैसे ही उस जगह पर एंटर करती है तो एक बार फिर से उसकी मुलाकात उस लड़की सॉन्ग से हो जाती है। जिसके साथ ही सॉन्ग कहती है कि बेगर लड़की, तुम एक बार फिर से यहाँ पर आ गई हो, चलो यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी नियान नियान कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए आंट, लेकिन मेरा यहाँ पर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो उसको भाव भी करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। लेकिन उसके ग्रजेस ही कम नहीं हो पा रहे थे। वो सिक्योरिटी को बुलाती है और कहती है कि इस बैगर को यहाँ से ले जाओ। जिसके बाद सिक्योरिटी उसे उठाकर बाहर फेंक देती है और नियान नियान अभी रोने लगी थी। बाकी सारे लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर नियान नियान की हेल्प कैसे की जाए, क्योंकि असल में नियान नियान को तो पार्टिसिपेट करने दिया ही नहीं जा रहा है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है अपना सियान भी, जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ में मौजूद था। तभी वो कहते हैं कि बेटा अब काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, अच्छा होगा कि तुम शादी कर लो और मुझे ग्रैंडसन दे ही दो। लेकिन तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, ऐसा करिए कि आप ही शादी कर लीजिए और खुद ही ग्रैंडसन को बॉर्न कर लीजिएगा। ये सुनने के बाद तो उसके ग्रैंडपा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो चुप ही रहते हैं। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि कार से निकलने के बाद अभी ये लोग इन सारे लोगों को नोटिस करते हैं जो कि एक छोटी बच्ची के पास में मौजूद थे। सिहान जैसे ही उसके पास में आता है, सबसे पहले वो उस वॉलन को ही नोटिस करता है, जबकि ग्रैंडपा तो यहाँ पर उसे देखकर इमोशनल ही हो गए थे। साथ ही वो कहते हैं कि सिहान, क्या तुम इस बच्ची को देख पा रहे हो? ये तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे तुम लगते थे जब तुम छोटे हुआ करते थे। सिहान तो ये सब कुछ सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुका था, लेकिन उसका दिल तो उसको कुछ और ही कह रहा होता है। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अभी वो बच्ची बेहोश हो गई थी, जिससे कि सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन ग्रैंडपा को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। वो तभी दोनों को ही हेयर वहाँ से तोड़ के उसको बोलते हैं कि जाओ इसका हेयर सैंपल निकाल के लेकर आओ और पता लगाओ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग नियान नियान को रूम में ले आते हैं। नियान नियान काफ़ी ज़्यादा भूखी थी तो वो बेहोश हो जाती है और डॉक्टर बताती है कि इस बच्ची ने काफ़ी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, जिसके चलते इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। साथ ही यहाँ पर ग्रैंडपा और सिहान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे, क्योंकि नियान नियान की बॉडी पे भी काफ़ी ज़्यादा वुंड्स थे और साथ ही पता चल रहा था कि उसने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जैसे ही उसको होश आता है तभी यहाँ पर ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो? तभी वो कहती है कि ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका ये बेडशीट गंदा हो गया है, मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। अभी सुनने के बाद तो सिहान को और बुरा लगता है कि आखिर इस बच्ची की लाइफ कितनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग रही होगी कि आखिर ये इतनी ज़्यादा मैच्योर बातें कर रही है। हालांकि तभी वो सैंपल रिपोर्ट भी आ जाता है और तभी पता चलता है कि असल में ये छोटी बच्ची सिहान की ही बेटी है, जिससे कि ग्रैंडपा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सिहान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सियान कहता है कि बेटा मैं ही तुम्हारा फादर हूँ। ये सुनने के बाद तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और तुरंत ही उसके गले लग जाती है। वो कहती है कि फ़ादर आखिर आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया है, बल्कि मैं यहाँ पर अक्सर ही आपको मिस करती रहती हूँ जबकि मैं दूसरे बच्चों को उनके फादर के साथ देखती हूँ तब। जबकि यहाँ पर सियान कहता है कि अभी तुम परेशान नहीं हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है क्योंकि उसे भूख लगी थी तो सारे के सारे लोग उसे खाने के पास ले आते हैं और साथ ही उसका काफ़ी अच्छे से वेलकम भी किया जाता है। हालांकि तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही नियान नियान खाना खाने जा रही थी, उसे अपनी मदर के बारे में याद आ जाता है कि वो तो हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रही है। तो वो कहती है कि फ़ादर क्या आप मुझे 1 मिलियन युआन दे सकते हैं? ये सुनने के बाद सियान कहता है कि हाँ, लेकिन तुम इतने बड़े अमाउंट का क्या ही करोगी? लेकिन तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि बेटा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये लो मेरा कार्ड और तुम यहाँ से जितना चाहो उतना अमाउंट ले सकती हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से सिहान पूछता है कि बताओ मुझे आखिर तुम इतने बड़े अमाउंट का क्या करोगी? तो वो कहती है कि असल में मदर को इसकी ज़रूरत है। साथ ही वो यहाँ पर एक डायरी में लिख कर देती है कि मैं अपने ग्रैंडपा से कुछ पैसे उधार ले रही हूँ और मैं जैसे ही बड़ी हो जाऊँगी मैं धीरे धीरे करके इसको रिटर्न भी कर दूँगी। हालांकि ग्रैंडपा तो ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि अगर इसकी मदर इतनी ही ख़राब थी तो आखिर वो क्यों ही इसको इतने अच्छे मैनर सिखाएगी। जिसके बाद वो अपना कार्ड देते हैं, लेकिन सिहान वो कार्ड ले लेता है
और उसके बाद वो कहता है कि वाकई तुम्हारी मदर अभी भी चेंज नहीं हुई, उसको बस पैसों का ही लालच रहता है हमेशा। जिसके साथ ही वो कहता है कि इस तरीके से मैं उसे कोई भी पैसे नहीं दूंगा। लेकिन तभी ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है। वो सियान को कहते हैं कि तुम मेरे घर से निकल जाओ क्योंकि तुम मेरे ग्रैंडसन को परेशान कर रहे हो। जिसके साथ ही वो यहाँ पर उसको कहते हैं कि बेटा तुम चुप करो एंड मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना पैसा ला कर दूंगा। जिसके साथ ही दूसरी तरफ सिहान को देखते हैं जो कि ड्राइव कर रहा था और उसे अपने पास्ट के दिन याद आते हैं जब वो पहली बार मिला था फैंग से। असल में वो दोनों ही सेम कॉलेज में ही पढ़ा करते थे, लेकिन एक दिन जब वो वायलिन बजा रही थी तब उसे वो टोन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और वो उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो गया था। और इसी दौरान यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग जाते हैं। अभी सिहान को ये सारी बातें याद आ रही थी, लेकिन फिर से उसे अपनी बेटी की फिक्र होने लग जाती है। तो वो घर वापस आता है, लेकिन यहाँ पर तो ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, तो वो उसको एक लेटर दिखाते हैं जिसमें लिखा था कि फादर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा अपनी मदर के पास क्योंकि मेरी मदर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अभी वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जिसके बाद तो ये दोनों और भी ज़्यादा परेशान हो जाते और तुरंत ही वहाँ से अपनी कार निकाल कर हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही न्यान न्यान हॉस्पिटल से अपनी मदर को वापस लेकर जा रही थी तो एक बार फिर से सॉन्ग की मुलाकात वहाँ पर हो जाती है न्यान न्यान से, जिससे कि वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और कहती है कि बेगर लड़की आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। साथ ही वो उसको सबक भी सिखाना चाहती थी। तो वो अपना ब्रेसलेट निकालती है और न्यान न्यान के पर्स में डाल देती है। जिसके बाद वो ड्रामा करने लगी थी कि उसका ब्रेसलेट खो गया है और वो न्यान न्यान के पास ही उसको ढूंढने लगी थी। फिर तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और ऐसे एक्ट करने लगी थी कि न्यान न्यान ही असली चोर है जो कि उसका ब्रेसलेट चुरा रही थी। साथ ही वो उसको हिट भी करती है। बेचारी न्यान न्यान और साथ ही उसकी मदर दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब। आसपास मौजूद लोग भी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तुम एटलीस्ट एक बच्ची को तो हिट ना ही करो, लेकिन सॉन्ग बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मानती है। हालांकि उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि सीहान और साथ ही ग्रैंडपा दोनों ही वहाँ पर आ गए थे। सबसे पहले तो वो न्यान न्यान को वापस अपनी गोद में उठाते हैं और यहाँ पर सिहान अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है और इसी के बाद वो सॉन्ग से कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने होंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी ज़्यादा गिरी हुई हरकत करने की। साथ ही वो फुटेज भी देख लेते हैं जब सॉन्ग यहाँ पर वो ब्रेसलेट उसके पर्स में डाल रही थी। वो कहते हैं कि यकीनन तुम एक बहुत ही ज़्यादा वाहियात और गिरी हुई लड़की हो एंड इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। वो उसको सज़ा भी देने जा रहे थे, लेकिन तभी सिहान कहता है कि ग्रैंडपा इसको यहाँ से जाने दीजिए, इस लड़की को यहाँ से उठाकर बाहर फेंकवाओ। जिसके साथ ही यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है। खैर हमें दिखाया जाता है कि अभी के लिए जब वो न्यान न्यान से पूछते हैं कि तुम्हारी मदर कहाँ है तो हमें दिखाया जाता है कि वो तो वहाँ फर्श पर बेहोश पड़ी हुई होती है। जिसके साथ ही न्यान न्यान भी अपने पास्ट की मेमोरीज़ को याद करने लग जाती है कि उसकी मदर उसका कितना ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। वो तो उसके लिए सैंडल्स वगैरह भी तैयार करके रखती है। न्यान न्यान पूछती है कि मॉम आखिर आप इतनी एडवांस में हर चीज़ की प्रिपरेशन क्यों कर रही हो। तभी वो बताती है कि बेटा असल बात यह है कि मेरे ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, साथ ही तुम्हारे फादर की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मुझे भरोसा है कि एक दिन वो ज़रूर से ही हमारे पास लौट आएंगे। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा क्योंकि मेरी तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी के लिए फैंग को यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था और तभी डॉक्टर आकर उसको बताते हैं कि इसकी सर्जरी के लिए 1 मिलियन युआन लगेंगे। अब इसी के साथ यहाँ पर इन लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि असल में उन पैसों की डिमांड न्यान न्यान क्यों कर रही थी। जिसकी कुछ दिन बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। अभी के लिए फैंग को होश आ गया था, लेकिन वो हैरान थी कि आखिर वो इस हॉस्पिटल में क्या कर रही है क्योंकि उन लोगों की कंडीशन उसको पहले ही पता थी। लेकिन तभी न्यान न्यान वहाँ पर आ जाती है और वो उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि आखिर असल में क्या हुआ और वो अपने डैड से किस तरह से मिली थी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बार फिर से सिहान आ जाता है और सिहान कहने लगा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें एक अमीर आदमी से शादी करनी है, एक बड़ा आर्टिस्ट बनना है, लेकिन तुम तो पीछे से इतना ज़्यादा सफ़र कर रही थी। साथ ही तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। फिर वो उसके बाद उसको एक एग्रीमेंट देता है और कहता है कि खैर उन सारी बातों को मैं भुलाना चाहता हूँ और क्योंकि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस एग्रीमेंट में साइन करो क्योंकि इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे तुम्हारे लिए रख दिए हैं क्योंकि सिर्फ तुम्हें हमेशा से पैसों की
ज़रूरत थी। हालाँकि वो ये सब कुछ करके सिर्फ़ उसका एक टेस्ट ले रहा था और जानना चाहता था कि क्या सच में फैंग को पैसों के लिए ही इतना ज़्यादा सब कुछ करना पड़ रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। लेकिन फैंग तो यहाँ पर उसकी बात सुने बिना ही यहाँ पर उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर देती है। साथ ही वो मन में सोच रही थी कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो इससे मेरी बेटी और साथ ही सियान दोनों की लाइफ ख़तरे में आ जाएगी, क्योंकि वो लड़का अभी भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है जिसकी आँख उस दिन मेरी वजह से चली गई थी। और क्योंकि उसको नहीं पता था कि अभी सिहान भी काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका है, तो वो सोचती है कि अगर वो बंदा सिहान के साथ में टकराए तो डेफ़िनेटली वो सिहान को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करेगा। और सिहान क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हो सकता है कि उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। अब वो सिग्नेचर कर देती है, लेकिन सिहान को ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है और उसको फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि असल में फैंग को सिर्फ पैसे ही चाहिए, जिसकी वजह से उसका दिल टूट जाता है और फिर वो वहाँ से चला गया था। हालांकि बाहर आने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो रहा था। उसका भाई उसको पूछता है कि आखिर ब्रदर बात क्या हुई है, लेकिन वो कहता है कि कुछ नहीं। खैर छोड़ो इन सारी बातों को, अब न्यान न्यान की कस्टडी तो उसको मिल ही चुकी थी, तो इसी वजह से वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल गया। हालांकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि क्योंकि अब फैंग अकेली हो चुकी है तो एक बार फिर से वो आती है अपनी पुरानी फ्रेंड के पास में और उसको कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम की ज़रूरत है। तो उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है कि तुम्हें जाकर यहाँ पर मिस्टर जाओ से बात करनी चाहिए और मुझे लगता है कि मिस्टर जाओ तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प कर देंगे। ये सुनने के बाद तो वो कहती है कि ठीक है और मिस्टर जाओ के पास में ही चली गई थी। हालांकि उसने ये नहीं सोचा था कि मिस्टर जाओ वही पर्सन निकलेगा जिसकी कुछ सालों पहले ही उसने आँख ही ख़राब कर दी थी। अब तो यहाँ पर मिस्टर जाओ उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगा था कि तुम्हें तो मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन अच्छा ये कि अब जाकर तुम मुझे मिल ही गई हो। जिसके साथ ही वो उसको फिर से हरास करने लगा था और हमें दिखाया जाता है कि वो तो यहाँ पर उसको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट भी कर रहा होता है। और ये हरेसमेंट इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से चल रही थी कि अब तो इस बार फैंग अपने आप को बचा भी नहीं पा रही थी। लेकिन फॉर्चुनेटली उसी वक्त सियान वहाँ पर आ जाता है और सियान आते ही पागलों की तरह मिस्टर जाओ को पीटने लगा था। हालांकि मिस्टर जाओ यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से पीटने की, और तुम होते कौन हो यहाँ पर मुझे इस तरीके से ट्रीट करने वाले। तुम्हें पता नहीं है कि आखिर मैं हूँ कौन और मैं यहाँ पर मिस्टर हुओ से मिलने के लिए आया हूँ। क्या तुम मिस्टर हुओ को नहीं जानते? लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है सिहान का भाई और कहता है कि ब्रदर आप ठीक तो हैं। और जैसे ही वो ये बात कहता है तो मिस्टर जाओ के होश ही उड़ जाते हैं और मिस्टर जाओ को समझ में आता है कि जिस पर्सन से वो मिलने के लिए आए थे असल में वो उसके सामने ही खड़ा है, जिसकी वजह से तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती है कि मैंने आपको मिसअंडरस्टूड कर लिया एंड इस सिचुएशन के लिए भी मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब यहाँ पर सियान उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला था और साथ ही वो उसको सज़ा देने के लिए भी तैयार हो जाता है। सब लोग वहाँ से चले गए थे तो इसी के साथ अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है फैंग के ऊपर और फैंग से कहता है कि आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी सारी की सारी चीज़ें पूरी करने के लिए, अपनी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए तुम इतना बड़ा कदम उठाओगी। आखिर तुम इतना कैसे गिर सकती हो? तुमने सिर्फ पैसों की लालच की वजह से मुझे छोड़ दिया और तुम उस बंदे के साथ थी, है ना? तुम मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे छोड़ने के कितनी देर बाद ही तुमने उसके साथ में रिलेशनशिप किया और आज जब वो तुम्हें हरास कर रहा था तो तुम्हें बुरा लगा? आखिर ऐसा क्यों? अब ये सारी ही बातें सुनने के बाद तो यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। वो समझाने की कोशिश करती है कि सिहान ऐसा कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट एक बार मेरी बात तो सुनो। लेकिन सिहान तो उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था, वो तो बस वही बोले जा रहा होता है जो भी उसके ब्रेन को सही लग रहा था और वो यहाँ पर उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाने लग जाता है, जिसके साथ ही वो भी थक चुकी थी और कहती है कि ठीक है, जो तुम समझ रहे हो वही ठीक है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी के लिए वो वापस उस जगह से निकल कर जा ही रही थी, लेकिन कुछ लोग उसको किडनैप कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा एक काफ़ी बड़ी सी पार्टी को अरेंज करते हैं, वो भी यहाँ पर न्यान न्यान के वेलकम में। अब हमें दिखाया जाता है कि ये पार्टी बस शुरू हो ही रही थी, लेकिन इतनी ही देर में फैंग की फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी। लेकिन सॉन्ग एक बार फिर से आ जाती है वहाँ पर और उसको कहती है कि आखिरी कचरा यहाँ क्या कर रहा है, और गार्ड से कहती है कि जाओ जाकर इस कचरे को बाहर ही फेंक आओ। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि लिटिल नियान नियान
वहाँ पर आ गई थी। तो तभी वो कहती है कि आंट लिन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बताती है कि न्यान न्यान, तुम्हारी मदद खतरे में है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तो जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा करना होगा। जिसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वो तो लिन को लेकर अंदर ही आ चुकी थी और हमें दिखाया जाता है कि लिन यहाँ पर आकर सिहान से मिलती है। वो सिहान से कहती है कि लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अमीर हो गए हो, इतने अमीर कि तुम यहाँ पर अपने कॉलेज के पुराने दोस्तों को भूल ही गए। साथ ही वो ये भी कहती है कि क्या तुम्हें एक बार भी फिक्र नहीं हुई फैंग के बारे में। तुम्हें पता भी है कि फैंग ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल तुम्हारे बिना किया है। फिर वो उसको ये भी बताती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन जब उसको पता चला कि तुम्हें कैंसर है तो फिर तुम्हें सपोर्ट करने के लिए वो हद से ज़्यादा काम करने लगी थी। इवन वो प्रेग्नेंट थी, वो ये बात तुम्हें बताने आ ही रही थी, लेकिन वो सारी बातें सुनने के बाद वो तुम्हें छोड़कर चली गई ताकि तुम अपना इलाज करवा सको। तुम्हारे बिना उसने अपनी बेटी को कितनी मुश्किल से पाला है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि उसने अपनी बेटी की कस्टडी तुम्हें पैसों के लिए दी है? नहीं, असल बात तो यह है कि वो बस किसी चीज़ों से गुजर रही थी। असल में वो बंदा मिस्टर जाओ वही उसको बार बार परेशान कर रहा था और उसे लगा कि मिस्टर जाओ अगर तुम्हारे बीच में आ गया तो हो सकता है कि मिस्टर जाओ तुम्हें बर्बाद कर दे और तुम्हें और न्यान न्यान को बचाने बार फिर से उसने खुद को सेक्रीफाइस करने की ठान ली। और अभी यहाँ पर उसको मिस्टर जाओ ने ही किडनैप करके रखा हुआ है। अब दूसरी तरफ ये सारी बातें सुनने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और हमें दिखाया जाता है कि वो तो तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुँच गया था जहाँ पर मौजूद होता है मिस्टर जाओ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मार पिटाई चलने लगी थी। वो मिस्टर जाओ को काफ़ी बुरे तरीके से मार, उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फैंग के हाथों की उस रस्सी को भी खोल देता है। फैंग कुछ कह पाती इससे पहले वो खुद ही उसको बोल देता है कि अब तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इवन वो उसी मोमेंट पे रोते हुए सभी के सामने उसे प्रपोज भी कर डालता है। तो यहाँ पर फैंग भी उसको मना नहीं कर पाती। बाद वो उसे रिंग पहनाता है और उसे अपने घर भी लेकर चला गया था और कहता है कि अब से यही हमारा घर है और हम दोनों ही यहाँ पर साथ में रहेंगे। अब रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही साथ में नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी थे। हालांकि उसी वक्त वहाँ पर अपनी लिटिल न्यान न्यान भी आ जाती है, लेकिन उसको ग्रैंडपा वहाँ से लेकर जाते हैं और कहते हैं कि बेटा आज की रात तुम अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगी। और इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।